Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your on platform that is Commerce Smart Classes. आज हम पीजीटी कॉमर्स की यूनिट नंबर फर्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या, ऑब्जेक्टिव होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है। कंप्लीट जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो इसी लेक्चर वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करते हुए मत देखिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। देखिए, ह्यूमन बीइंग है, हम एक ह्यूमन बीइंग है। आपने देखा होगा हम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे पढ़ना भी एक एक्टिविटी है, पढ़ाना भी एक एक्टिविटी है, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारी क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बीइंग करते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं एक्टिविटीज़ को, जो ह्यूमन बीइंग की इन्हीं एक्टिविटीज़ को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर उन सारी एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है जिनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, जिसे हम मनी में नाप सकते हैं। जैसे कैसे, मान लो अगर मैं अपने घर में, हमारी मम्मी हमारे घर में खाना बना रही है हम लोगों के लिए, तो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनका कोई मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं है। बट अगर कोई है, मान लो शेफ़ होते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं, दूसरों के लिए खाना बनाते हैं, तो वो क्या है, उनका प्रोफेशन है, वो खाना बना रहे हैं दूसरों के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो उनका प्रोफेशन हो गया। बट मम्मी घर में खाना बना रही है, वो क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। बट वही शेफ़ अगर दूसरों के लिए खाना बना रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वो पैसे अर्न करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो खुद के पर्पस के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए की जाती हैं वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका उद्देश्य ही पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, डेट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अगर देखिए, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, डेट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मैं फ्री में आपको पढ़ा रही हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, तो मैं एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो डेट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इस तरीके का फ़र्क होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकेंड इज़ प्रोफेशन, थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो बिजनेस क्या होता है। इट रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके अंदर उन सारी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया गया है विच आर कंसर्न, जिसका संबंध होता है विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध किससे होता है, कोई प्रोडक्शन करना, कोई परचेज करना, सेल करना, गुड्स और सर्विसेज की बाइंग करना, सेलिंग करना, ये सब, जिसका मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। जैसे इसके अंदर फिशिंग करना, माइनिंग करना। अब जो समुद्र में जाके हैं, मछली पालन करते हैं, ठीक है, मछलियों को पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका बिजनेस होता है। वो क्या करते हैं, बाद में उनको सेल करते हैं, या जो भी है, जो उनका ऑक्यूपेशन होता है। ये फिशिंग करना भी उनका एक क्या होता है, ऑक्यूपेशन होता है। वो इनकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उनका मेन पर्पस पैसे कमाना होता है। फिशिंग करना, माइनिंग करना, फार्मिंग करना, ये क्या है, ये ऑक्यूपेशंस के अंदर आते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। बिजनेस का मतलब ही एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके अंदर सेकेंड आता है प्रोफेशन। Profession में it refers to the activities which require special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living। इसके अंदर उन सारी क्रियाओं को शामिल किया गया है जिसके लिए एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको पता है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर थोड़ी ना बन जाएगा। डॉक्टर के पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है, एक स्पेशल नॉलेज होती है। तो जो प्रोफेशन होता है उसके लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है अपने काम को करने के लिए। ठीक है, अपनी जीविका को कमाने के लिए। टू अर्न अ लिविंग मतलब अपनी जीविका को कमाने के लिए, अपने काम को करने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है।
These activities are subject to guidelines or code of conduct laid down by the professional body. इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं उनके द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो बनाए गए हैं जो कि उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर तो मान लो बेटा कोई भी प्रोविजनल स्टोर है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब आ जाती हैं। बट प्रोफेशन के अंदर जैसे सीए है, लॉयर है, एडवोकेट और डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोफेशन के अंदर आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी बाय विच एन इंडिविजुअल गिव सर्विस अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड गेट सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? उसके अंदर उन सारी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें एक इंडिविजुअल, कोई भी जैसे एम्प्लॉय होते हैं, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसमें वो अपनी स्किल्स के बेस पर उसे रखा जाता है। जैसे मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया, अकाउंटेंट की पोस्ट पर रख लिया, तो उनकी पोस्ट होती है अकॉर्डिंग टू स्किल्स, उनको वो पोस्ट डिफाइन करी जाती है और उनको उनकी एक्टिविटीज़ के बदले में क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है, सैलरी पे की जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर वही सब आता है कि उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके कौशल के अकॉर्डिंग, उन्हें स्किल के अकॉर्डिंग उन्हें सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उनको उसके बदले में सैलरी और वेजेस दी जाती है। जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को अगर उसने सीए, मान लो उसने सीए का कोर्स कर रखा है, ICAW का कोर्स कर रखा है, तो उसे अकाउंटेंट की पोस्ट दी जाएगी और उसके बदले में उसे सैलरी दी जाएगी, है ना। ऐसे मैनेजर होता है, HR मैनेजर होता है, ऑपरेशनल मैनेजर होता है, काफ़ी सारी अपने ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट होती हैं। तो हर जो पोस्ट होती है वो अलॉट की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और उसके बदले में उन्हें क्या दी जाती है? सैलरी और वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये है तीनों। बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है? कोई भी बिजनेस होता है जिसमें प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ये सब किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है इंडिविजुअल के लिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? उसको अपनी उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, वो मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो दूसरों के यहाँ अपनी जो स्किल्स है उसका यूज़ करके अपनी सैलरी और वेजेस को लेता है। प्रोफेशन के अंदर भी स्किल्स की ज़रूरत होती है, पर प्रोफेशन के अंदर वो खुद का एक बिजनेस, मतलब एक खोल के बैठ जाता है, अपना बिजनेस खोल के बैठ जाता है। बट एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन सर्विसेज के बदले क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, लाइक सैलरी और वेजेस लेते हैं, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आप देखो, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में डिफरेंसेस होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट। अब बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर, मान लो मैं हूँ, मेरा मन करता है कि मैं आज कपड़ों का बिजनेस कर लूँ, कपड़ों की ट्रेडिंग करना शुरू कर दूँ, या फिर जीन्स की फैक्ट्री खोल लूँ, तो मेरे डिसीजन से मैं अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हूँ। बट प्रोफेशन के अंदर क्या होनी चाहिए? आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इट में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री। जब आप आपको क्लिनिक खोलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको MBBS की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, तभी आप खोल सकते हैं। तो इसको स्टार्ट किया जा सकता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। आपको सर्विस का एग्रीमेंट मिल जाता है, उसके बाद अपनी ड्यूटी को क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन। कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती कि आप 12th पास हैं, BCom कर रखा है, BA कर रखा है, 10th पास है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बस हाथ में पैसा हो और बिजनेस स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चे? प्रोफेशन के अंदर एक आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास, तभी आप अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोफेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अ जॉब। मान लो आपकी अकाउंटेंट की जॉब है, तो आपको अकाउंटेंट की जॉब के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू जॉब आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद इन्वेस्टमेंट, विनियोजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? विनियोजन। इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। इसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है जो कि बिजनेस के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल रहे हो, लार्ज स्केल बिजनेस ओपन कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है अपनी बिजनेस के अंदर।
अब प्रोफेशन के अंदर आपको लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई मशीनरी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी या कोई बड़ी बड़ी एसेट्स की ज़रूरत होती है, नहीं। उसमें तो आप लिमिटेड आपके पास होगी, एक छोटी सी मान लो आपके पास कोई भी बिल्डिंग है, उसमें आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ सकते हैं, तो लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसमें एम्प्लॉयमेंट में तो हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। ओके। रिस्क, देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। अपने बिजनेस में तो हमेशा रिस्क बनी रहती है। आज है हमें मान लो प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है कल हमें लॉस भी हो, तो रिस्क बनी रहती है। आज हमारा माल बहुत अच्छे से बिक रहा है, कल ना बिके, तो हमेशा बिजनेस के अंदर रिस्क बनी रहती है। प्रोफेशन के अंदर रिस्क होती है, बट लिटिल बिट रिस्क होती है। रिस्क भी बेटा कैसी होती है, मान लो किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगी तो हम उस डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं, बस यही रिस्क होती है, और बाकी कोई रिस्क नहीं होता, उसे लॉस तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट में तो दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विद पॉसिबल विद सेम फॉर्मेलिटीज। इसमें इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करके। हम अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करके। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। ज़रूरी थोड़ी ना जिसको आप अपना बिजनेस, जिसको आप अपना प्रोफेशन दे रहे हो उसके पास ये क्वालिफिकेशन हो, नहीं, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास है, दूसरे की क्वालिफिकेशन दूसरे के पास है, तो ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है कि आप अपने बिजनेस को दूसरे में को अपने ही बिजनेस में एज अ पार्टनर रख सकते हो, या फिर दूसरों को बोल सकते हो कि अब तुम मतलब दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो उससे पैसा लेके। ठीक है। इसमें तो कोई अपना बिजनेस ही नहीं होता, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है। सर्विस को भी कोई नहीं कर सकता, ओनली बिजनेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। और प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना। हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इसका एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंटेंट, इनका मेन मोटिव क्या होता है, अपनी इनकम को अर्न करना। ये इनकी इनकम होती है, जो सैलरी वेजेस इनको मिलती है, ये इनकी इनकम होती है। तो बिजनेस में तो प्रॉफिट को अर्न करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है, इनका सर्विस को प्रोवाइड करना और इनको इनकम को अर्न करना। ओके। उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट प्रोफेशन के अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि आपको मिलता है, प्रोफेशनल बॉडी द्वारा इशू किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें सारे आपने देखा हो ना, कुछ नियम लागू का होते हैं, उनको नियमों को फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स और रेगुलेशन जिसके अंदर लिखे होते हैं, तो प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि एक प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडी को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है सर्विस की, जो कि एम्प्लॉय को क्या करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है। अप्लाई टू एन एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई की जाती है, कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं, जैसे मान लो टाइम पर आना, पंक्चुअल होना चाहिए, और उनको उतनी उनको लीव मिलेगी, और वो ऐसे छुट्टी नहीं ले सकते। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो एक एम्प्लॉय को अप्लाई करनी होती है। ठीक है। एम्प्लॉय को यूज़ करनी होती है। फिर नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, इसमें किस तरीके का वर्क होता है, आपको पता है बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज करते हैं, है ना। बिजनेस के अंदर तो यही सब होता है, प्रोडक्शन है, बाइंग है, सेलिंग है। एंड प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ स्पेशलाइज नेचर। इसके अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, स्पेशलाइज नेचर की सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयर होता है कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजर होता है, उसके द्वारा जो काम असाइन किया जाता है एम्प्लॉय को, वो काम उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। ओके। इसमें रिवार्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। इसका रिवार्ड क्या होता है, बिजनेस अगर प्रॉफिट में चल गया तो क्या मिल गया, बिजनेसमैन को रिवार्ड मिल गया। अगर उसका बिजनेस प्रॉफिट में रन हो रहा है तो बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक रिवार्ड है। अगर उसको क्या मिलती है, प्रोफेशनल फीस, जो कंसल्टेशन फीस उनको मिलती है, वही उनका क्या होता है, रिवार्ड होता है। कि आज हमारी 10 पेशेंट आए हमारे क्लिनिक पे, आज 500 आए, 20 आए, तो वो क्या उनकी रिवार्ड है। और इसमें क्या है, सैलरी और वेजेस क्या होती है, उनकी रिवॉर्ड होती है। ओके। आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस होती है उसकी डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू एल.एच. हैने ने डेफिनेशन बताई है बिजनेस की, वो पढ़ते हैं। देखो, बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस एक क्या है, मानव क्रिया है, एक ह्यूमन एक्टिविटी, एक मानव क्रिया है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स
प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। जो क्या किया जाता है, डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, एक्वायर हेल्थ या फिर वेल्थ को अर्जित करना। एक्वायर मतलब अर्जन करना, किसका, वेल्थ का, पैसे को एक्वायर करना थ्रू, किसके थ्रू, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदने और बेचने के द्वारा अपनी जीविका को कमाना, अपनी वेल्थ को एक्वायर करना, क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ये किसने कही है, एल.एच. हैने ने कही है। जहाँ भी आपको मिल जाए एक्वायरिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ, वहाँ पर अब ध्यान रखना एल.एच. हैने ने ये डेफिनेशन दी है। ओके, अब बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो बिजनेस के हमने जो उसमें डिफरेंस में पढ़ा था ना, वो इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक कैसे है, क्योंकि इसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस कैसी एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इसके अंदर कैसा काम किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है, सेल एंड परचेज की जाती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ये सब किया जाता है। ठीक है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीड्स। इसमें क्या किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन नीड्स को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यह क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज में डील करता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसमें जो रिस्क होती है अनसर्टेन होती है, कोई निश्चित नहीं होती। रिस्क ज़्यादा भी रिस्क हो सकती है, कम भी रिस्क हो सकती है, हो सकता है कभी रिस्क ना भी हो, तो कोई सर्टेनिटी नहीं होती। और रिटर्न की भी कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि आज इस साल आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी आपको 1 लाख का होएगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है 50,000 का ही हो और हो सकता है 5 लाख का हो। तो इसमें रिस्क और रिटर्न होती है वो अनसर्टेन होती है, कोई निश्चित नहीं होती। ओके, अब ये पढ़ेंगे बिजनेस के क्लासिफिकेशन। और इसमें जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है ना, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो HPSC PGT का पेपर हो, एस्टेट का हो, UGC नेट का हो, किसी भी आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको इंडस्ट्री में से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। ये मेरी श्योरिटी है, आप खुद उठा के देख लेना और ये कह देना कि मैम इस वाले उसमें नहीं आया हुआ। आप मुझे एक भी कोई क्वेश्चन पेपर दिखा देना, मैं कहती हूँ 101% इसमें से आता है, इंडस्ट्री में से, इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन में से आता है। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। अगेन बताती हूँ, बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री में एंड देन सेकेंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, और कॉमर्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब देखिए, जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री है, फिर प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, दैट इज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनरिक। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और टेरिटरी इंडस्ट्री वो होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो देखिए क्या है, पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। जो प्राथमिक इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है। देखो, जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, उसका जो लेना देना होता है वह एक्सट्रैक्शन से होता है। किसी भी चीज़ की माइनिंग करना या फिशिंग करना, इन सब चीज़, ये सारी जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइमरी के अंदर आती हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनरिक, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 में, एक्सट्रैक्टिव और जेनरिक में। अब टेरिटरी इंडस्ट्रीज में सारी क्या आती हैं, सारी वो आती हैं जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग है, ट्रांसपोर्ट की है, बैंकिंग की है, इंश्योरेंस की है, कम्युनिकेशंस की। ठीक है, उसके बाद जो कॉमर्स है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। फिर ट्रेड के अंदर आपको पता है होम ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, और एड्स टू ट्रेड में वही सारी सर्विसेज आती हैं जो टेरिटरी इंडस्ट्री में आती हैं। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इट रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री के अंदर उन सारी एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है जो कि रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, जिसका काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का। ठीक है, उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। देखो, it include all those industries which are concerned with the extraction of natural resources. Natural resources जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन, जैसे आपने सुना होगा माइनिंग का काम होता है, पेट्रोल कोल को माइनिंग करने का काम होता है, वो सब इसी में आता है।
एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज, जो लिविंग स्पीशीज हैं उनके रिप्रोडक्शन से भी रिलेटेड जो वर्क होता है जो वो इस इंडस्ट्रीज में आती हैं। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, इन इंडस्ट्रीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकेंड इज जेनेटिक। ध्यान रखना, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो वर्क है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज, इसके अंदर जो इन सब से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, जैसे खुदाई करना, नेचुरल रिसोर्सेज उसको बाहर निकालना, खुदाई करके उनको बाहर निकालना, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो किस में आती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। Extractive industries are those which involve extraction of something from natural resources. Natural resources में से किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्शन करना, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह बाहर निकल के आता है ना पेट्रोलियम में से, तो वो सब किस में आती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है। सच एज मिनरल फ्रॉम अर्थ, अर्थ में से मिनरल्स को निकालना। ठीक है, फिश फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स के अंदर फिश, रिवर्स में से फिश को निकालना। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज, जो हमारे एक्सट्रैक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, जैसे अर्थ में से हम मिनरल्स को निकालते हैं, उसका हम डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल, या फिर हम इंडस्ट्रीज़ में उनका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कैन बी डायरेक्टली यूज, या तो उनका हम उन मिनरल्स का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज़ कर सकते हैं, कच्चे माल की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सेकंड जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में कौन सी होती है? द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें किस तरीके की क्रियाएं शामिल की जाती हैं? रियरिंग और ब्रीडिंग से रिलेटेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी रियरिंग और ब्रीडिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में शामिल होती हैं, जैसे कि रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क एंड डेयरी फार्म्स। जो भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्शन वगैरह होता है, दूध का काम होता है, जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह निकलते हैं, ये सब तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ आती है ना वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जो हमारे डेयरी फार्म्स वगैरह होते हैं वो सब किस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री में। जैसे अमूल का दूध वगैरह है, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो जेनेटिक इंडस्ट्री है। जो अमूल का दूध है, मधुसूदन का दूध है, जो ये दूध आ रहे हैं हमारे घर में, तो ये किस इंडस्ट्री से आ रहे हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री से आ रहे हैं। ये दूध वगैरह का पशुपालन जो कहते हैं ना, जो पशुओं का वो किया जाता है, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, दूध वूध निकालना, ये पशु उत्पादन वस्तुएं जो होती है वो सब। फिर होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री उन प्रोडक्ट का यूज़ करती है जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में से एक्सट्रैक्ट करे गए हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में से बाहर निकाले गए हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल और फिर उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। दोबारा देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है, इसमें वो सब एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री में से एक्सट्रैक्ट किया गया है मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में से निकाला गया है, उसका यूज़ करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई भी चीज़ आपकी बन रही है। कंस्ट्रक्शन में जैसे बिल्डिंग वगैरह आपकी बन रही है, डैम बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, वो सब तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि आपका मान लो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चीनी की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या शुगर इंडस्ट्री है, वो सब किस में आएगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगी। सोप की है, केमिकल की है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगी। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ 4 टाइप। 4 तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली एनालिटिक इंडस्ट्री, सेकंड सिंथेटिक इंडस्ट्री, थर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फोर्थ असेंबली इंडस्ट्री। एनालिटिक, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण, जिसमें विश्लेषण किया जाता है। देखो कैसे, Analytic industries are those industries which raw material is broken into different parts to produce finished product, जिसमें raw material जो कच्चा माल निकल कर आता है, जैसे कि मान लो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में से क्रूड ऑयल है, वो एक्सट्रैक्ट किया था हमने, अर्थ के अंदर से क्रूड ऑयल निकाला था, तो जो क्रूड ऑयल है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। रॉ मटेरियल क्या आया? क्रूड ऑयल, उसको डिफरेंट पार्ट में यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो उसे एनालिटिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। जिसमें जो कच्चा माल है जो एक्सट्रैक्ट करके निकाला है उसका डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिक।
सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक मतलब क्या होता है, संश्लेषण करना, जोड़ना। एनालिटिक का मतलब तो तोड़ना होता है, तो इसमें तो तोड़ दिया, कच्चे माल को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के क्या बनाई गई, फिनिश गुड बनाई गई। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब सिंथेटिक करना, जोड़ना, संश्लेषण करना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, 2 और मोर रॉ मटेरियल आर यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट। इसमें 2 और 2 से ज्यादा जो कच्चा माल है जो एक्सट्रैक्शन के दौरान निकाला था, उन मटेरियल को जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। मैंने आपको डिफरेंस बता दी, एनालिटिक में तो तोड़ा जाएगा, कच्चे माल के तोड़ा जाएगा, तरह तरह के उसमें प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जाएगा। और सिंथेटिक इंडस्ट्री के में क्या किया जाएगा, 2 और 2 से ज्यादा कच्चे माल का यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जैसे कि आपकी सोप हो गई, पेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग नाम से ही पता चलता है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल है वो काफी सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उनमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है कॉस्ट निकालने के लिए प्रोडक्ट का। आपको मैं कॉस्ट, जो कॉस्टिंग वाला चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगी। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ती है तो उसमें एक मेथड का यूज़ किया जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का, जिसमें हर प्रोसेस की अलग अलग कॉस्टिंग निकाली जाती है। देखो क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल इज प्रोसेस, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बहुत सारी स्टेजेस से उसको प्रोसेस होकर निकलना पड़ता है, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, गन्ना आया, ठीक है। अब गन्ने से सीधी तो चीनी बनेगी नहीं, आपने देखा होगा बूरा भी बनती है, खांड भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये शुगर इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है। जो चीनी बनती है, गन्ने से जो चीनी बनती है वो कितने सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है उसे बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। फिर असेंबल, असेंबल मतलब एक जगह इकट्ठा करना। 2 और मोर फिनिश प्रोडक्ट आर यूज, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट हैं, उनका यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, असेंबल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर किससे बनता है, सीपीयू भी चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, मॉनिटर भी चाहिए, तभी तो एक कंप्यूटर बनता है। तो सीपीयू भी अपने आप में पूरा प्रोडक्ट है, मॉनिटर भी पूरा प्रोडक्ट है, उस सबको मिला के क्या बनाया है, कंप्यूटर। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग हुई जिसमें सीपीयू, मॉनिटर सबको जोड़ के कंप्यूटर बनाया गया है ना। तो असेंबली इंडस्ट्रीज में 2 और 2 से ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, नया प्रोडक्ट। उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे बिल्डिंग बन रही है, डैम बन रही है, ब्रिज बन रही है, इन सबसे रिलेटेड जो वर्क होता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। फिर होते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री, ये हमारी थर्ड है। पहले प्राइमरी इंडस्ट्री थी, उसमें हमारा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री थी। फिर हमारी सेकेंड थी सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री थी। अब हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री, टेरिटरी का मतलब होता है कोई भी सुविधाएं प्रदान करना। मान लो आपका प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बन गया, क्या प्रोडक्ट को वहीं रखोगे, नहीं, उसके लिए उसको आप सेल भी करोगे, दूसरे इंसान को पहुँचोगे तो ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, स्टॉक करने के लिए वेयर हाउस की भी ज़रूरत होगी, बैंकिंग की भी ज़रूरत होगी पैसे के लिए। तो टेरिटरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि सुविधाएं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, किसको सपोर्ट करने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं। इनको क्या बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती है टेरिटरी इंडस्ट्री। तो इन ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। ये तो आपका था इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पर कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, वाणिज्य, इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी, इसके अंदर उन सारी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है विच हेल्प डायरेक्टली, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में, कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में हेल्प करती हैं। कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में क्या करती है, मदद करती हैं। देखो हमारा कॉमर्स किससे मिलकर बनता है, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में क्या आएगा, पूरा व्यापार, एड्स टू ट्रेड में क्या आएगा, सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। देखो ट्रेड क्या होता है, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन आता है, खरीदना और बेचना। ट्रेडर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, और जो ट्रेडर होता है वो एक रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को जोड़ने का। ट्रेडर होता है, जैसे मान लो
आपने देखा होगा पहले गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गुड्स बनी, फिर वो गुड्स किसके पास आई, होलसेलर के पास आई, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास आई, रिटेलर से कंज्यूमर के पास आई। तो जो हमारे ये ट्रेडर होंगे, जो होलसेलर रिटेलर हुए, वो क्या हुए, ट्रेडर हुए, और उन्होंने लिंक बनाया किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। ओके, अब देखो ट्रेड को भी डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में, डेट इज इंटरनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड क्या होता है, वो ट्रेड होता है जिसमें गुड्स और सर्विस की बाइंग और सेलिंग की जाती है अपने ही कंट्री के एरिया में, अपनी ही कंट्री के बाउंड्री में। जैसे इंडिया से इंडिया, मान लो हरियाणा से आसाम में भेज दिया, हरियाणा से दिल्ली में भेज दिया, अपनी ही कंट्री के बाउंड्री में जब व्यापार किया जाता है तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। कैसा ट्रेड कहते हैं, इंटरनल ट्रेड, जिसमें गुड्स और सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है अपनी ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में, अपनी ही सीमाओं के अंदर, अपनी ही बाउंड्री के अंदर। इट इज़ आल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड। ऐसे ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं या होम ट्रेड भी कहते हैं, और इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, एक होलसेल ट्रेड आती है, एक रिटेलर ट्रेड आती है। होलसेल ट्रेड कौन सा होता है, होलसेल ट्रेड वो होता है जो बल्क में माल को रखता है, और रिटेलर ट्रेड वो होता है जो कस्टमर्स को थोड़ा थोड़ा करके माल को बेचता है। रिटेलर होलसेलर से माल खरीद लेते हैं और फिर कस्टमर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू देयर नीड उनको देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और आपको मैंने एक ये भी था जो मैं आपको बता देती हूँ, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होता है जब जो अपनी जो बाउंड्री है उससे बाहर किया जाता है। जैसे इंडिया वाले अमेरिका से गुड्स का बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड जो अपनी सीमाओं के अंदर नहीं बल्कि आउटसाइड द कंट्री के बाहर किया जाता है, उसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। उसमें इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है, एंट्रीपोर्ट आता है। इंपोर्ट का मतलब क्या है, जब दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं को अपने देश में आदान किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। जब अपने देश में मंगाई जाती है, मान लो अमेरिका से है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी हम लोग अपने यहाँ मंगा रहे हैं तो वो क्या है, इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या होती है, जब इंडिया से कोई चीज़ बाहर जा रही है, इंडिया से अमेरिका भेजी जा रही है तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। आयात निर्यात सुना है ना, तो इंपोर्ट को तो हम बोलते हैं आयात, आया है हमारे यहाँ, और एक्सपोर्ट को बोलेंगे निर्यात, जो हमारे देश से गया है। ठीक है, एंट्रीपोर्ट क्या होती है, इसमें देखो क्या होता है, मान लो इंडिया ने अमेरिका से कोई भी चीज़ मंगाई। ठीक है, मान लो आपने इंडिया ने अमेरिका से कॉफ़ी मंगाई, बट वो इंडिया अपने यहाँ यूज़ करके वो चाइना को सेल कर दे तो उसे बोलते हैं एंट्रीपोर्ट। जो अपने यूज़ ना करके दूसरे देशों में, दूसरे देश से मंगा के अपने देश में यूज़ करके दूसरे देश को बेच दे, उससे इसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है और कुछ नहीं होता, उसे बोलते हैं एंट्रीपोर्ट। ठीक है, जैसे अमेरिका से मंगाई इंडिया ने कॉफ़ी और वो बेच दी किसको, चाइना को। और एड्स टू ट्रेड में आपकी सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। ये सारी जो सर्विसेज होती हैं जो टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ की आती हैं, वही सर्विस किस में आती है, एड्स टू ट्रेड में आती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसका मेन मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर्स को क्रिएट करना, इनोवेशन करना, नई नई खोज करना। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, सप्लाइंग डिजायर्ड गुड एट रीजनेबल प्राइस, कि उनकी इच्छा के अनुसार उनको गुड्स प्रोवाइड करना और रीजनेबल प्राइस पर, ताकि वो इजिली खरीद सके। कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या है, लेबर वेलफेयर, कल्याण करना, लेबर का श्रम कल्याण करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्सेज है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनको डेवलप करना, पार्टिसिपेट मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब क्या है, ह्यूमन के ऑब्जेक्टिव है। और नेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो हमारे यहाँ जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो रॉ मटेरियल निकल के आ रहा है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, नेशनल सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट करना, ये सब उसके क्या है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। अच्छा, एक इसमें आपका जो एक टॉपिक और जुड़ा है, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके उत्थान के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बेटा दो चीज़ खोली है, एक तो NSIC खोले हैं और एक DIC खोला है। NSIC का मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन,
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और एक DIC खोला गया है। जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है वो 1955 में बनाया गया था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, उनको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, अगर उनका माल नहीं बिक रहा तो उनको बिकवाने के लिए, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सामने जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन खोला गया है। और फिर उसके बाद DIC 1976 में खोला गया है। ये हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से, उनके कंट्रीब्यूशन से खोला गया था। और इनका मेन एम भी क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। अगर आपसे पूछे तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, इन दोनों में से मतलब नाम पूछ सकता है, इनकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इसकी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ओके, इस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर आपका यही है कंप्लीट सिलेबस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको, कंटेंट कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लगा, टीचिंग मेथड ठीक है या नहीं है। जो भी आपको जैसा भी लगा आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जितनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर, अगर मेरे सब्सक्राइबर 100 हो गए ना तो बेटा उस दिन मैं आपको ना एक बहुत 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 बड़ा वाला गिफ्ट देने वाली हूँ। सच में ये मैं आपसे, मेरा वादा है कि मैं ज़रूर दूंगी, पर ये आपके हाथ में है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।